हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देख लिया। अब हम चैप्टर 4 देखेंगे जो कि एयर है। तो उससे पहले हम कुछ एक इंट्रोडक्शन टाइप से देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, तो देखो, जो ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर का ब्लैंकेट होता है ना, ये जो एयर का ब्लैंकेट है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर, इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है। इस तरीके से गैसेस होती है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, देन ऑक्सीजन का होता है, देन आर्गन का होता है, देन अदर्स जो गैसेस है इन सब का होता है, देन CO2 का होता है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है ना, ये एटमॉस्फेयर, ये जो एयर का जो ब्लैंकेट है, ये इम्पोर्टेंट होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो ना, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। तो देखो, जैसे हमें पता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हिल पर चढ़ते हैं, तो प्रेशर जो होता है ना, वो कम होने लगता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, तो प्रेशर होता है ना, वो इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल, इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, और जो हिल होता है, जो आप ऊपर जाते हैं, उस पर कम प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम पानी के अंदर जाएंगे, जो ओशन के अंदर जाएंगे ना, तो हमारा प्रेशर और इंक्रीज होने लग जाएगा। ये बेसिक फंडे हैं जो सबको पता होना चाहिए। अब एटमॉस्फेयर और क्या काम करता है? अब जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर ये और क्या काम करता है? जो सनरेज आती है ना, ये बहुत हार्मफुल होती है। इसमें ना अल्ट्रावायलेट A, B, C, इस तरीके से बहुत रेज होती है, जो हार्मफुल रेज होती है फॉर ह्यूमन बींग। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये हमें पता है। अगर नहीं पता है तो ये आप जान लीजिए। जो हार्मफुल जो रेज होती हैं, जो सन से आती हैं, एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या हो? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना, तो वी वुड बी बैक्ड अलाइव, वी वुड बी बैक्ड अलाइव, जिंदा जल जाएंगे भाई हम। वी वुड बी बैक्ड अलाइव, किससे? बाय हीट ऑफ सन। हीट ऑफ सन, जब तक सन दिखेगा जब तक ये हो जाएगा। और अगर जैसी नाइट होगी ना, और एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो टेम्परेचर बहुत लो चल जाएगा, सब कुछ फ्रोजन हो जाएगा। इसीलिए जो भी मरकरी है, वीनस है, मार्स है, ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स है ना, जिसमें एटमॉस्फेयर का अभाव है, तो वहाँ पर क्या होता है, दिन में टेम्परेचर, डे में जो टेम्परेचर होगा ना, वो बहुत हाई चला जाता है, और नाइट में जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत लो चला जाता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये कैसे मेंटेन होता है? एक क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में, वो किस तरीके से मेंटेन होता है? देखो, ये ना कुछ गैसेज होती है, कुछ गैसेज होती है। तो क्या होता है, ये जो सनरेज आती है ना, ये इनको पेनिट्रेट तो करने देती है, लेकिन है ना वापस नहीं जाने देती। तो ये क्या होती है, गैसेस, ये ट्रैप्ड हो जाती हैं, ये ट्रैप्ड हो जाती है। तो ट्रैप्ड होने के बाद क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर, जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ना, वो इंक्रीज होने लगता है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये है ना एक हैबिटेबल कंडीशन बना देते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए एक हैबिटेबल कंडीशन बना देते हैं। अगर ये गैस, सपोज इसका कंसंट्रेशन अपन बढ़ा दें, तो क्या होगा, बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये टेम्परेचर टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा ना, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी। जो पता हो, तो जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था, कब हुआ था? 2015 में। जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था ना, वो इसी से रिलेटेड था पूरा, सब कुछ। ये ग्रीन हाउस गैसेस है। तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ग्लेशियर्स है ना, वो मेल्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा, जितनी भी आइलैंड कंट्रीज है, आइलैंड्स है ना, वो सबमर्ज होने लग जाएंगे,
सबमर्ज होने लग जाएंगे, क्लाइमेट में चेंज आएगा, बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कि हो क्या रहा है। एग्रीकल्चरल में लॉस होगा, एग्रीकल्चरल में लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे चेंज होगी। कोई ज़रूरी नहीं है ये चेंज अच्छा हो, ये बहुत बुरा चेंज होगा। जैसे एग्रीकल्चर में अगर लॉस होगा तो क्या होगा, फिर वही कि सब भूखे मरेंगे। जैसे फ्लड्स के टाइम पे होता है, अगर बरसात ज़्यादा हो गई, सपोज करो कि फ्लड्स बहुत रेन हुई, तो उससे क्या होगा, फ्लड्स आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा तो एग्रीकल्चर में लॉस। अगर ड्रॉट हुआ तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में लॉस, सब में लॉस होगा। और तो जैसे मैंने बताया, जो फ्लड्स और ड्रॉट्स जो होंगे ना, ये जो फ्लड्स और ड्रॉट्स होंगे, ये इससे सब कुछ खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे, पूरी एक तरीके से एक्सटिंक्शन होने लग जाएगा, एक्सटिंक्शन होने लग जाएगा। इसीलिए जो पेरिस क्लाइमेट समिट थी उसमें यही बात हुई है कि हमें ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल में लाना है, इसको कंट्रोल में लेके आना है। वो क्या, कितना कंट्रोल में लाना है, कितना नंबर तक लेके आना है, वो हम सब जो करंट अफेयर्स के लेक्चर होंगे ना उसमें देखेंगे। ओके, अब जैसे ये बताया कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती जा रही है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, तो पहले हमें एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इसमें ना नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, इस तरीके से गैसेस होती है। तो इनको अपन अदर्स में लेके चलते हैं, ये अदर्स गैसेस है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 78%, ऑक्सीजन का कितना होता है 21%, ऑर्गन का कितना होता है 0.93%, CO2 का कितना होता है 0.03%, और अदर्स जो होता है ना वो 0.04% होता है। तो ये नंबर मैंने क्यों बताया, ये परसेंटेज, कि कई बार ऐसा लगता है कि यार ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन याद रखो चलता है, लेकिन नहीं। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो उसमें यह आता है कि जो थर्ड हाईएस्ट किसका होगा, तो सब लोग CO2 टिक मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है। आर्गन थर्ड नंबर पे आएगा, फोर्थ पे आता है अदर्स में, जो पूरा मिला के होगा ये सब कुछ, और फिफ्थ नंबर पे आएगा CO2। ओके, अब जैसा हमने देखा इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, कितना है 78%। तो ये बहुत प्लेंटीफुल है, किसमें, एटमॉस्फेयर में प्लेंटीफुल है। तो जो ह्यूमन बीइंग है ना वो इंटेक भी करता है और एक्सेल भी कर देता है, जो लेता है उतना बाहर निकाल देता है। तो ये एक तरीके से इनर्ट गैस का काम करती है अपने लिए। लेकिन बट फॉर प्लांट के लिए है ना नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है ना, ऐसे प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस फॉर्म में ये नाइट्रोजन होता है ना, प्लांट्स उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो इसलिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ प्लांट की रूट्स होती है, जो ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है किसमें, समथिंग में, जिससे प्लांट डायरेक्ट ले सके। समथिंग हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। अभी तक इतना याद रखिए, जो नाइट्रोजन होता है ना, जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को चेंज करता है कौन, बैक्टीरिया, और रूट्स भी चेंज करती है, यस, और उसको प्लांट फिर लेता है और प्लांट अपना काम आगे चलाते हैं इससे। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सेकंड प्लेंटीफुल है, जिसको हम यूज करते हैं, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, ये यूज करते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स ये क्या लेते हैं, CO2 और देते क्या है, ऑक्सीजन। एनिमल्स जो इतने भी होते हैं ना, हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, ये है ना ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं। प्लांट्स जो करते हैं ना, एनिमल्स उसका उल्टा करते हैं। इसलिए ये दोनों मिलके अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें बैलेंस बनाए रखते हैं, किसका, ऑक्सीजन और CO2 का, ये बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन नाउ हम क्या कर रहे हैं, जो फॉसिल्स यूज़ कर रहे हैं ना, फॉसिल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल यूज़ कर रहे हैं,
कोल यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जैसे CO2 हुआ और पार्टिकुलेट मैटर्स हुए, वो ठीक है, वो अलग बात है, ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या इंक्रीज होता है इन फॉसिल फ्यूल से। लेकिन अभी देखो, इस पे देखो, सिर्फ CO2 पे फोकस करते हैं। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस, ये इफेक्ट हो रहा है। तो ये बैलेंस जैसे इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उस पर भी फर्क पड़ रहा है, कम होती जा रही है, CO2 बढ़ रही है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्री प्लांट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये एडवाइस देता है। तो इसलिए ना वन महोत्सव करके भी एक हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है, जिसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करना है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और CO2 की कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी वापस से। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी, तो क्या होगा, दोबारा से सब कुछ बैलेंस में आने लग जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन प्लांट्स के लिए। ग्रीन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं टू मेक देयर फूड, ठीक, एंड टू मेक देयर फूड, एंड वो रिलीज करते हैं क्या, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। CO2 इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे उनका फूड बनता है, और फाइनल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो निकालते हैं ना, वो हम लोगों के काम में आता है। ओके, ये ह्यूमन बीइंग के काम में आता है। अब क्या होता है, जो फॉसिल्स हम यूज कर रहे हैं ना, उससे ईयरली, ऐसा नहीं है कि इतना केजी या फिर इतना टन यूज हो रहा है, हम बिलियन ऑफ टन्स ऐड कर रहे हैं, किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो देखो, अब यार तुम CO2 का कंसंट्रेशन इतनी रैपिडली इंक्रीज करोगे, और ट्रीज, हम फॉरेस्ट को ऐसे काट रहे हैं, तो काटने से क्या हो रहा है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है ना, कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि हमें क्या करना चाहिए, तो लोग है ना सिर्फ ट्रीज पे ही फोकस करने लग जाते हैं फिर, और सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे। तो क्या करना चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हुए, जैसे हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ, इन पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ ट्री प्लांट करना है, और भी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए, और भी हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे हम बुक के थ्रू जाएंगे ना, NCERT के थ्रू, जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे ना, उसके थ्रू हम देखते जाएंगे। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 का रोल। अभी हम देखते हैं कि जब एयर हीट होती है ना, तो क्या होता है। एयर हीट होगी तो क्या होगा, सपोज करो ये एक पैकेट है एयर का, अगर मैं नीचे से इसको गर्म करूँगा, हीट होगा, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगा, तो ये एक्सपेंड होता है, ये एक्सपेंड होता जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है, जो हॉट एयर होती है ना, वो लाइटर होता जाता है, और जो कोल्ड होता है ना, वो हैवी होता है। तो लाइटर होगा तो ऊपर चला जाएगा, हैवी होगा तो नीचे आएगा। तो जब कोई, सपोज ये ज़मीन है, अगर ये गर्म होगी तो ये ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि हॉट है तो लाइटर है, और जो सराउंडिंग की जो एयर है ना, जो कोल्ड एयर है, वो इस स्पेस को फिल करने लग जाएगी, तो हॉट चला जाएगा ऊपर, और कोल्ड इस स्पेस को फिल करने लग जाएगी। इसी तो ये ना पूरा ऐसे सर्कुलेशन चलता जाता है, जो हॉट ऊपर जाएगी, फिर कूल होगी, फिर नीचे आएगी एनर्जी लूज करने के बाद, तो ये वापस इसको बढ़ती जाएगी इस स्पेस को। इस तरीके से पूरा एयर का सर्कुलेशन चलता है। अब क्या होता है, जो हॉट होती है ना, हॉट जो एयर पैकेट होता है, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, और जो कोल्ड एयर मास होता है ना, उसकी कम होती है। इसलिए तब हॉट एयर पास होती है, और नीचे अगर कोई भी वाटर का डोमेन आ जाता है, जैसे
लेक्स, पॉन्ड्स ये आ जाते हैं, तो ये वार्म जो एयर, जो हॉट एयर होती है ना, ये यहाँ से मॉइस्चर ले लेती है और आगे जाके वो मॉइस्चर फिर रिलीज़ करती है। तो वो मॉइस्चर कैसे रिलीज़ करती है वो हम आगे जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल आएगा ना उसमें देखेंगे। तो अभी तक के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हॉट होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कोल्ड की कम होती है। हॉट लाइटर होती है और कोल्ड हैवी होती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, 5 लेयर्स में। जैसे जो पहला आएगा ना उसको बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, सेकंड आएगा वो आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड आएगा उसको बोलेंगे मीजोस्फेयर, फोर्थ आएगा उसको बोलेंगे थर्मोस्फेयर, और जो लास्ट वन होगा ना उसको बोलेंगे एक्सोस्फेयर। ओके, तो इसमें इसके बारे में हम वन बाय वन अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होती है ना वो फर्स्ट लेयर होती है। तो इसकी जो हाइट होती है ना ट्रोपोस्फेयर की वो होती है 13 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर। ये मैं एवरेज हाइट बता रहा हूँ। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है ना वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और पोल पर कम होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर बहुत गर्म होता है, कंटिन्यूस रेस पड़ती है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, यहाँ पर कम रेस पड़ती है तो कम इवेपोरेशन होता है। तो इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा होती है, इसकी हाइट कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ है, अर्थ के आसपास का जो ब्लैंकेट है तो वो ब्लैंकेट है ना पूरा ऐसा सर्कुलर नहीं होता। जो इक्वेटर होता है ना उस पर हाइट ऐसे ज़्यादा होती है इस तरीके से और फिर कम होती जाती है। तो सपोज करो ये ट्रोपोस्फेयर है जो पे सर्कल कर रहा हूँ, तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा होगी और पोल पर कम होगी। तो ये एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रोपोस्फेयर है ना ये, इसमें है ना वो एयर होती है जिसको हम ब्रीथ करते हैं। ऑलमोस्ट जो सारे वेदर फिनोमिना होते हैं ना, जो वेदर फिनोमिना होते हैं वो इसी लेयर में मिलते हैं। जैसे रेनफॉल हुआ वो भी आप अपन को इसी लेयर में मिलेगा। हेल स्टॉर्म होते हैं ना, हेल स्टॉर्म भी इसी लेयर में जनरली अकर होते हैं। तो ये लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रोपोस्फेयर में हमने ये देख लिया कि इसमें क्या क्या होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। इधर देखो टेम्परेचर कम होता जाएगा। कितना कम होएगा वो नंबर जनरली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतना कम हो जाता है। तो नंबर याद रखना नहीं है, बस ये याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना इसकी हाइट है ना 50 किलोमीटर तक चली जाती है। जैसे उसकी एवरेज हाइट मैंने बताई थी वो 13 किलोमीटर तक चला जाता है, तो इसकी जो हाइट है ना ये 50 तक चला जाता है। अब ये जो लेयर है ना स्ट्रेटोस्फेयर, ये ना फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है। इसमें क्लाउड्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, होते भी है तो फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है। और वेदर फिनोमिना भी बहुत रेयर होता है। इसलिए ये सूटेबल होती है। किस लिए? एरोप्लेन जो होते हैं ना, एरोप्लेन वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री फ्रॉम क्लाउड होती है और वेदर फिनोमिना भी इसमें लेयर होता है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसमें ओजोन गैस मिलती है। तो वो ओजोन गैस क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है ना सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी की रेज को नीचे पास होने देती है। तो जिस तरीके से ये एब्जॉर्ब करती है ना तो ये हार्मफुल रेज एब्जॉर्ब कर लेती है और जो नॉर्मल जो रेज होती है ना वो हम तक आ जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट गैस है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। जो सनराइज के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ना वो सब कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में ये होता है अब इस केस में ये होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पे मैंने बताया था टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो देखो कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे करना है। तो ये ना जनरली इस तरीके से चलता है, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, इस तरीके से याद रखना है। डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इस तरीके से पूरा चलता है।
ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है, देन मीजोस्फेयर में डिक्रीज होता है, देन थर्मोस्फेयर में इंक्रीज होता है। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर ये है, ये वाली लेयर देखो, इसमें क्या होता है, ये थर्ड लेयर है। इसमें है ना जो ये मीटेओराइट्स जो ऊपर से आते हैं ना, जो ऊपर से जो मीटेओराइट्स आते हैं ना, वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं, इस लेयर में बर्न हो जाते हैं। तो अर्थ तक पहुंचने के लिए इनको इससे गुजरना पड़ता है और मीजोस्फेयर बर्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, वो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द मीटेओराइट्स जो होते हैं ना वो यहीं बर्न हो जाते हैं। तो मीजोस्फेयर की हाइट कहाँ तक चली जाती है, इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर तक चली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया। मीटेओराइट्स यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, इसकी हाइट 80 किलोमीटर चल जाती है। नेक्स्ट वन इज थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर है ना, इसमें जो टेम्परेचर होता है ना बहुत फास्टली इंक्रीज होता है, एकदम सडन इंक्रीज होता है। ये तो मैंने बहुत कम का बता रखा है, लेकिन आप ऐसे जाओगे ना तो बहुत ऐसे रैपिडली इंक्रीज होता है हाइट के साथ साथ। और जो आयोनोस्फेयर है ना, वो इसी का पार्ट है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, इसकी जो हाइट है ना वो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 400 किलोमीटर तक, बहुत लंबा रेंज है इसका, 80 टू 400 किलोमीटर तक चला जाता है। अब जो ये लेयर है ना, थर्मोस्फेयर जो लेयर है, ये लेयर रेडियो जो ट्रांसमिशन है ना उसमें हेल्प करती है। इसमें क्या होता है, जो रेडियो जो वेव्स होता है ना ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। जैसे यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ से हम सिग्नल देंगे तो इससे रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पर आएगा। यही जो इंपॉर्टेंट लेयर है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर। दिस वन एक्सोस्फियर, जो अपर मोस्ट लेयर है ना, ये अपर मोस्ट लेयर जो आता है एटमॉस्फेयर का, इसको एक्सोस्फियर कहते हैं। ये लेयर में बहुत थिन एयर होती है, इस लेयर में बहुत थिन एयर होती है, लाइट गैसेस होता है, इसमें थिन एयर होती है, लाइट गैसेस होते हैं, जैसे हीलियम मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है इसमें कंटिन्यूस इंक्रीज होता जाता है। एक यहाँ पर लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है टेम्परेचर में। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या आएगा, स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फेयर के क्या आएगा, मीजोपॉज, थर्मोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है। जहाँ पे ये ट्रोपोपॉज आया, स्ट्रेटोपॉज आया और मीजोपॉज आया ना, वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वो बहुत कम रीजन होता है, बहुत छोटा रीजन होता है जिसमें कांस्टेंट रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो किस तरीके से देखना, पहले टेम्परेचर कम हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कम हुआ, फिर कंटिन्यूस बढ़ता है। ओके, तो ये एक शॉर्ट में मैंने इसको खत्म कर दिया। अब इसका डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, वो हम जब ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखेंगे ना, ज्योग्राफी के लेक्चर्स, उसमें पूरा डिटेल में ये बता दूंगा। अभी इन शॉर्ट 7th क्लास का ये पूरा एनसीईआरटी जो आवर एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बता दी। नेक्स्ट वन इज वेदर, वो क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। जैसे मैंने पहले बता दिया, तो एक बार मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म कर देता हूँ। अगर आवर टू आवर है या डे टू डे कंडीशन है ना किसकी, एटमॉस्फेयर की, वो होगा वेदर। और लॉन्ग टर्म जो एवरेज होगा ना, लॉन्ग टर्म एवरेज होगा, वो होगा क्लाइमेट। ओके, शॉर्ट टर्म होगा वेदर, लॉन्ग टर्म होगा क्लाइमेट। एक चीज़ होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर, एक होता है विंड। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, और एक होता है मॉइस्चर। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस किसका, एयर का। जो एयर के टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किसका, एयर का, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है ना वो एटमॉस्फेयर का सिर्फ रात और दिन में ही चेंज नहीं होता है, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। टेम्परेचर दिन से नाइट में भी चेंज होता है, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे सीजन टू सीजन में कैसे हुआ,
जैसे समर्स में गर्म होता है और विंटर्स में ठंडा होता है, तो इस तरीके से ये पूरा चेंज होता है। जो सन है, सन से जो रेज आई, ठीक है, तो जो सन से जो रेज आती है ना, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को। सन से जो रेज आई है ना, वो टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो जो इंसोलेशन बोलते हैं उसको, इंसोलेशन क्या होता है, इस इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये अर्थ है, यहाँ से आई इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। कई बार ये आता है इंसोलेशन क्या होता है डेफिनेशन में, ये होता है इंसोलेशन। तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज होता है, जो इंसोलेशन है ना, इसका अमाउंट डिक्रीज होता है इक्वेटर से लेके पोल्स तक। मतलब पोल से सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होगा, सॉरी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होगा और पोल्स पे सबसे कम इंसोलेशन होगा। पोल्स पे सबसे कम इंसोलेशन हुआ मतलब अर्थ ने पोल पर सबसे कम इंटरसेप्ट किए एनर्जी को, इसलिए ये कोल्डर होता है और ये रीजन वार्मर होता है। इस यही कारण है कि वहाँ पर हमेशा हमेशा आइस क्यों होती है और यहाँ पर हमेशा वाटर क्यों प्रेजेंट रहता है। ओके, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर रूरल में अलग होता है, अर्बन में अलग होता है। इसका रीज़न है यहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, यहाँ कम होते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग कंक्रीट की नहीं होती, यहाँ कंक्रीट की होती है, ठीक है, यहाँ पर कच्चा घर होता है, यहाँ पर पक्का होता है। ये रीजंस हैं। अब नेक्स्ट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना प्रेशर कम होता जाता है, जैसे जैसे नीचे आएंगे ना प्रेशर बढ़ता जाता है। और जो हॉरिजॉन्टली जो प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं ना, वो टेम्परेचर की वजह से आते हैं। सपोज ये ज़्यादा गर्म है इससे, तो ये ज़्यादा गर्म हुआ तो ये क्या होगा, लो प्रेशर, और ये क्या होगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड, एयर जो होता है ना, वो पूरा मूव करता है। तो इसलिए पूरा हमें एयर जो होती है ना, वो फील होती है कि किस तरह वो फ्लो हो रही है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फील होती है, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो ये एयर जाता है ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि एयर जो पैकेट होता है ना, जैसे जैसे गर्म होता जाता है ऊपर चला जाता है, और ये स्पेस को कौन भरेगा, कोल्डर एयर। इसलिए तो नेक्स्ट टाइम से तब भी हवा चलेगी ना, सपोज कोई यहाँ पे खड़ा है, उसके फेस पे हवा लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पीछे गर्म है, ये पूरा ऐसे हॉट हीट होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे ये लो प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया प्रेशर का, कि प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, ये हमारा पूरा अंडरस्टैंडिंग है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे ना कि किस तरीके से अर्थ पर हवा चलती है, किस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये कि हाई टू लो की तरफ ही हमेशा विंड फ्लो करती है। अब हम देखते हैं विंड। तो विंड क्या होता है, जैसे मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है, एयर मूव करती है, तो इसको हम बोलते हैं विंड। जनरली क्या होता है, जो विंड है ना, जो विंड, इसका नेम कैसे होता है, जिस तरफ से फ्लो हो रही है ना जनरली उसी पे होता है। जैसे वेस्ट टू अगर ईस्ट फ्लो हो रही है तो इसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली। जिस तरफ ये टेल होगी ना, उसके हिसाब से नाम हो जाएगा। सपोज अगर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्ली। पीछे वाला देखिए, ईस्ट टू वेस्ट होगा तो ईस्टर्ली, वेस्ट टू ईस्ट होगा तो वेस्टर्ली। इस तरीके से इसका नाम होता है। हम विंड देख रहे हैं, तो विंड है ना 3 तरह की होती है। पहला होती है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड जो हमेशा ब्लो होती रहती है। जैसे इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, ऐसे ही ये पूरा मिरर इमेज हो जाता है इस तरफ, इस पे फोकस करो। तो ये जो विंड, इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। हमेशा फ्लो होती रहती है, ओके। अब सेकंड वन होगा, वो होता है सीजनल विंड। सीजनल विंड, जैसे हमने कई बार सुना है कि इंडिया में मॉनसून आ रहा है, तो ये मॉनसून सीजनल विंड है, क्योंकि हमेशा नहीं होता। जब भी होता है ना, हमेशा मॉनसून आता है इंडिया में, सीजनल विंड है। और जो थर्ड होगी ना, वो होगी लोकल विंड। लोकल मतलब
सिर्फ किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ही ये विंड मिलेगी। जैसे लू आपने देखा होगा, राजस्थान के बारे में आपने सुना होगा, तो राजस्थान में क्या होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, ये पाकिस्तान की साइड से आती है और इंडिया में एंटर करती है। तो ये जो लू होती है ना, ये बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म हवा होती है ये। तो ये लोकल विंड होती है, पूरे इंडिया में नहीं होता है, कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में होता है, जहीं वहीं पर आपको मिलती है। अब जैसे मुंबई लो, तो मुंबई में अगर आप डे के टाइम में देखोगे ना, तो हवा किस तरह कैसे चलेगी, इस तरीके से, सी टू लैंड, और रात को कैसे चलेगी, लैंड टू सी। ये क्यों चलती है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये याद रखिए, दिन में ऐसे चलती है, रात में ऐसे चलती है। तो ये जो चलेगी ना, ये भी एक तरीके की लोकल विंड है। ओके, तो ये क्यों चलती है, कैसे चलती है, हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेन। जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक होता है वार्म विंड, एक होता है कोल्ड विंड। वार्म विंड की जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर होल्डिंग, वो बहुत ज़्यादा होती है, कोल्ड की कम होती है। अब सपोज ये नीचे एक पूरा लेक है, यहाँ से वार्म विंड आई, तो वार्म विंड है, अभी ड्राई है, यहाँ पर आई तो उसको मिल गया मॉइस्चर। अब इनफ मॉइस्चर नहीं मिला, और सपोज करो ये एक तरीके से बैरियर आ गया, तो यहाँ पर ये ऊपर जाने लगेगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगी ना, ये एयर है ना, ठंडी होने लग जाएगी, कोल्ड होने लग जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं कम होता है, तो कोल्ड होने लग जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा, इस एयर पैकेट की जो है ना, एयर पैकेट है ये, इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर बरसात होने लग जाएगी। तो इस तरीके की अगर बरसात होती ना, कि ऐसे हवा चल रही थी, मॉइस्चर लिया, और फिर कोई भी एक ऐसा बैरियर आया, और उस बैरियर पे जब ऊपर जाने लगी तब बरसात हो गई, तो वो है ना ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और अगर इस तरीके से हवा चल रही है, जो वार्म विंड है, और यहाँ पर ये लेक आया, यहाँ से इसने मॉइस्चर ली, और अगर आगे जाके ये नॉर्मली वहीं पर बिना किसी ऑब्स्टिकल के रेनफॉल हो जाता है, रेनफॉल विदाउट ऑब्स्टिकल, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। और थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, एक कोल्ड एयर मास होता है, एक वार्म एयर मास होता है। ये हम डिटेल में देखेंगे जब एयर मास के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे कर लिए, एक पैकेट होता है जो बहुत ठंडी हवा का है, दूसरा पैकेट है जो बहुत गर्म हवा का है। तो गर्म हवा की टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, ठंडी हवा की टेंडेंसी होती है नीचे रहने की। जब ये वार्म एयर ऊपर चढ़ेगा, इस कोल्ड एयर के ऊपर जब चढ़ेगा ना, तो भी रेनफॉल होता है। तो देखो सेम कंसेप्ट हो जाएगा। जो ओरोग्राफिक वाला आपने देखा था ना, उसमें क्या होता है, ये ऊपर गई और ये ठंडी हुई, इसलिए इसका होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, इसलिए रेनफॉल होगी। सेम इस केस में आता है, ये जो कोल्ड एयर मास होता है ना, जो बहुत हैवी होती है, वार्म को ऊपर उठा देती है, तो उससे क्या होता है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ये यहाँ पर रेनफॉल कर देती है। तो ये तीन तरीके का हमने रेनफॉल देख ली। देखो अभी इसमें हमने ना डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ है इसमें, कि कन्वेक्शनल रेनफॉल का पूरा डिटेल, ओरोग्राफिक का, साइक्लोनिक रेनफॉल, कोल्ड एयर मास, ये तो पूरा एक चैप्टर ही हो जाता है एयर मास पे। वो हमें ना फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम एनसीईआरटी बेस्ड पे चल रहे हैं, तो इसमें जितना है अभी मैं उस बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो हम देखेंगे ना, वो देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 है वाटर के ऊपर। ये हमने एयर में देख लिया, एयर का क्या क्या रोल है। अब हम आगे देखेंगे वाटर का रोल। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, या कोई भी फीडबैक हो ना, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो बने वो और इजी वे में बन जाए, या फिर और अच्छे से बन जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।